अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। Su-35 को तमाम क्लास के एरियल थ्रेट्स को करीब और दूरी से इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयर सुपीरियरिटी के अलावा ग्राउंड और सी टारगेट्स को बैक वक्त हिट करने और ग्राउंड पर मौजूद ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया जिनको एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से कवर किया गया हो, चाहे वो बहुत करीब या दूर ही मौजूद क्यों ना हो। ये कहना है रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का अपने Su-35 के बारे में। आज की वीडियो में Su-35 की हिस्ट्री, इसके वेपन्स, रेडार और दीगर सलाहियतों के अलावा पाक फिजाइया के लिए इसकी सूटेबिलिटी पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हिस्ट्री की बात करें तो Su-35 के बेसिकली दो वेरिएंट्स थे, लेकिन ये देखने में मुख्तलिफ थे। पहला वर्जन अर्ली 90s में मुतारिफ करवाया गया था और इसको Su-27M भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर पहला Su-35 Su-27 का कम्प्रीहेंसिव अपग्रेड वर्जन था, बल्कि ये एक लिहाज से एक इंटरसेप्टर को मल्टी रोल फाइटर बनाने की पहली कोशिश थी। फिर अपग्रेडेड Su-27 को नई सलाहियतों जैसा कि गाइडेड प्रिसीशन वेपन्स को कंट्रोल करने की सलाहियत, इसके अलावा दीगर कई कैपेबिलिटीज़ के काबिल बनाने के लिए इसमें नया रेडार नस्ब किया गया। वेपन कंट्रोल सिस्टम और एयर फ्रेम को भी कैनार्ड विंग ऐड करके मॉडिफाई किया गया, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर पहले Su-35 या अपग्रेडेड Su-27M की प्रोडक्शन शुरू ना हो सकी। 2005 में Su-35 का डेजिग्नेशन अनाउंस किया गया। Su-35 के सेकेंड वेरिएंट ने फरवरी 2008 में फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की। इब्तदा में इस एयरक्राफ्ट को Su-35BM का नाम दिया गया, जिसमें BM बिग मॉडर्नाइजेशन को जाहिर करता था। इसको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफ़र किया गया। बाद में रशियन एयरफोर्स की जानिब से दिलचस्पी को लेकर सखोई ने इसका एक Su-35S वर्जन भी इंट्रोड्यूस करवाया। याद रहे कि एस रिवायती तौर पर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को जाहिर करता है। इसके बाद Su-35 एक पोस्टर बॉय बन गया। रशियन एयरफोर्स की जानिब से 48 एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दिया गया। रशियन हुकाम के मुताबिक सखोई के तैयार करदा Su-35 को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के बिल्कुल करीब तक गर्दाना जाता है। इसमें सिवाय ईसा रेडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बाकी तमाम तर सलाहियतें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के हमपल्ला करार दी जाती हैं। बुनियादी खसूसियात की अगर बात करें तो सुखोई के मुताबिक Su-35 एक 4++ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। रिफ्यूलिंग के बगैर इसकी रेंज 3600 किलोमीटर और ड्रॉप टैंक्स के साथ इसकी रेंज 4500 किलोमीटर बताई गई है। ये रेंज इसको एक लॉन्ग इंडेरेंस मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाता है। इस पर 30 मिलीमीटर की कैनन के अलावा 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पर नंबर ऑफ वेपन्स नस्ब किए जा सकते हैं। इन वेपन्स पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके रेडार की रेंज 3 स्क्वायर मीटर के रेडार क्रॉस सेक्शन के एरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए 400 किलोमीटर बताई गई है। रशियन हुकाम के मुताबिक इसका रेडार 30 एरियल और 4 ग्राउंड टारगेट्स को एक ही वक्त में ट्रैक और 8 को इंगेज कर सकता है। कंपनी का दावा है कि इसका रेडार 0.01 स्क्वायर मीटर के रेडार क्रॉस सेक्शन रखने वाले एरियल ऑब्जेक्ट्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को 90 किलोमीटर की दूरी पर शनाख्त कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में Su-27 फैमिली के एयरक्राफ्ट्स में सबसे हाई थ्रस्ट इंजन को इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट का एक इंजन 142.2 किलो न्यूटन या 14,500 किलोग्राम फोर्स जनरेट करता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है, जिसमें से 8,000 किलोग्राम पेलोड कैरी किया जा सकता है। ये एक सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट है और इसकी स्पीड 2.25 माक यानी 2778 किलोमीटर पर आवर है। ये एयरक्राफ्ट 59,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है। Su-35 में OLS-35 डेडिकेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। इस फायर कंट्रोल सिस्टम में इंफ्रारेड सेंसर, लेज़र रेंज फाइंडर, टारगेट डेजिग्नेटर और टीवी कैमरा मौजूद हैं। IRST की रेंज 90 किलोमीटर, जबकि लेज़र रेंज फाइंडर की रेंज एयरबॉर्न टारगेट्स के लिए 20 और ज़मीनी अहदाफ के लिए 30 किलोमीटर बताई गई है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के मुताबिक 12 हार्ड पॉइंट्स के साथ Su-35 नंबर ऑफ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स कैरी कर सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज R-37M एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर कोट की जाती है, वो फायर किया जा सकता है। इसी तरह से R-27EM
जिस की रेंज 170 किलोमीटर है वो, और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल R-73 40 किलोमीटर की रेंज के साथ इस तैयारे के एयर टू एयर वेपन पैकेज का हिस्सा हैं। एयर टू ग्राउंड वेपन्स की अगर बात करें तो इसके एंटी रेडिएशन वेपन में KH-31PD जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है वो, और एंटी शिप क्रूज मिसाइल में 160 किलोमीटर रेंज रखने वाला KH-31AD और 290 किलोमीटर रेंज रखने वाला KH-59 MK2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं। मुस्तकबिल में अंडर डेवलपमेंट ग्रेमलिन क्रूज मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट पर नस्ब किया जाएगा। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर बताई जाती है। इन वेपन्स के अलावा Su-35 पर वैरायटी ऑफ बॉम्ब्स और जैमिंग पॉड्स कैरी की जा सकती हैं। व्यूअर्स, एवियोनिक्स की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसमें तमाम तर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक सिंगल सिस्टम में जमा किया गया है। हेड्स अप डिस्प्ले, ग्लास कॉकपिट के अलावा Su-35 में 2 लार्ज मल्टी फंक्शन डिस्प्ले स्क्रीन्स मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की भी तनसीब की गई है। इस नेविगेशन सिस्टम की मदद से एयरक्राफ्ट को सैटेलाइट पोजीशनिंग और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के बगैर लोकेट किया जा सकता है। याद रहे कि यही नेविगेशनल सिस्टम रूस के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी नस्ब किया जाएगा। फ्रेंड्स, पाक फ़िज़ाइया के लिए इस एयरक्राफ्ट की सूटेबिलिटी की बात करें तो BBC के इस बारे में छपे आर्टिकल और पाकिस्तान की माजी में इसमें दिलचस्पी के बावजूद मैं इस बात को सेकंड नहीं करता, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट या कोई और रशियन फाइटर जेट पाक फ़िज़ाइया के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है, जिसका जिक्र मैं गुज़श्ता वीडियो में भी कर चुका हूँ। मिसाल के तौर पर आप रूस से ये तैयारा ख़रीद लेते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड वेपन, मिसाल के तौर पर R-37, 27 या फिर एयर टू ग्राउंड वेपन्स को क्या आप किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर यूज़ कर सकेंगे? तो लिहाजा एक स्क्वाड्रन लेकर एक अलग टेक्नीशियंस, पायलट्स और बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस और ओवरहाल फैसिलिटी का क़याम क्या हमारे फ़ायदे में है, और वो भी एक महदूद बजट की एयरफोर्स होते हुए। सोर्स कोड्स और आपके इंटीग्रेटेड निज़ाम में इस बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म की इंटीग्रेशन एक और अहम पहलू है। वाज़ेह रहे कि मुबैना तौर पर इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के सोर्स कोड इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल रशियन इक्विपमेंट के लिए रशियन हुकाम के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया था, जबकि रशियंस के बारे में ये सुनने को मिला था कि उन्होंने इसराइल के साथ अपने एसेट्स के सोर्स कोड शेयर करने से इनकार किया था। फ्रेंड्स, अगर पाक फ़िज़ाइया चाइनीज़ J-16 या फिर J-10 ले ले तो इस सूरत में इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इन एयरक्राफ्ट्स पर तमाम इंटीग्रेटेड एयर टू एयर मिसाइल्स जैसा कि SD-10, PL-10 और PL-15 मिसाइल आप JF-17 पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा आपके इंजीनियर्स, पायलट्स और टेक्नीशियंस चाइनीज़ सिस्टम्स और वेपन्स के अलावा इन एयरक्राफ्ट्स की टैक्टिक्स से भी कई दहाइयों से फेमिलियर हैं। और वैसे भी पाक फ़िज़ाइया 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स यानी चाइनीज़, अमेरिकन और रशियन, वो भी एक खातिर खा तादाद में ऑपरेट करने की पोजीशन में नहीं है। ताहम ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब जहाँ तक आप लोगों में से बहुत से लोगों का ख्याल था चीन भी इस तैयारे को इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे भाइयों, चीन ना सिर्फ Su-35 बल्कि Su-30 और Su-27 भी अपने फ्लीट में रखे हुए है। और फिर चीन का बजट इतना है कि वो कोई और भी बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस में इंडक्ट कर सकता है। एक और बात भी आप जहन में रखें कि चीन ने रशिया से बहुत से सिस्टम्स ना सिर्फ अपनी दिफाई ज़रूरियात बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भी हासिल किए हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से किसी भी रशियन जेट की पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत के इम्कानात मेरी राय में ना होने के बराबर हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा एयरक्राफ्ट हमारी ज़रूरियात और वसाइल पर पूरा उतरता हो, और ना ही हर दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में हमें ये कहना चाहिए कि ये हमारी फ़िज़ाइया में होना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी ये बात नागवार गुजरे, लेकिन प्यारे पाकिस्तानियों, हक़ाइक़ को जानना और हक़ाइक़ पर बात करना भी तो ज़रूरी है ना। खैर, आप इस तमाम तर तबसरे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।